नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उपकार क्लासेज में। आज की क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी का जो 27 तारीख को पहली शिफ्ट में पेपर लगा था उसके सभी 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सीरीज इसी तरीके से हम कंटिन्यू रखेंगे, यानी कुछ शिफ्टों के तो हम कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 1 से लेकर के 25 तक, यानी जितने भी क्वेश्चंस आए वो सभी क्वेश्चन कुछ शिफ्टों के सॉल्व करेंगे। फिर हमको ऐसा लगेगा कि अब तो क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके सिर्फ और सिर्फ टॉप क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि फालतू का कचरा पट्टी पढ़ने से क्या फ़ायदा है। तो कुछ सीरीज तो हम कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि प्रेजेंट में ऐसा माहौल चल रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बगैर टाइम खराब किए हम शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है, ये पाइप और टंकी से रिलेटेड पूछा गया है। यानी एक क्वेश्चन आपको पाइप टंकी से रिलेटेड पूछा गया था और एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको समय और कार्य से संबंधित। तो चलिएगा हम दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। देखिए, ये पढ़ने में आपको ऐसा लगेगा बेकार सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपके पास है। आप जैसे ही क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करोगे आप ये कहोगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन पढ़ने में तो बहुत बुरा सा लग रहा था ये क्वेश्चन आपके पास है। देखिए क्वेश्चन क्या था हमारे पास है कि 3 पाइप एबीसी एक खाली टैंक को 40, 20 और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये है कि सर हम इनका समय लिख लेते हैं। हमारे पास है जो 3 पाइप है ना, उनका ए पाइप, ये बी पाइप और ये सी पाइप। इसका समय कितना आपके पास है, 40 मिनट है। इसका कितना आपके पास है, 20 मिनट है। और इसका समय कितना आपके पास है, 30 मिनट है। आप बताइएगा समय कार्य या पाइप टंकी के क्वेश्चनों को हम कैसे बनाते हैं। 3 स्टेपों के अंदर क्वेश्चन सरल होता है। पहली स्टेप क्या होती है सर, पहली स्टेप हमारे पास है, हम इसमें कुल कार्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं, कुल कार्य, या फिर हम ये कह सकते हैं टोटल कार्य निकालते हैं। अब टोटल कार्य आता किससे है सर, जो टोटल कार्य आता है ना, वो जो आपको संख्याएं दे रखी है उनका आपको एलसीएम लेना है। यानी एलसीएम लेने से आता है टोटल कार्य। ठीक है भाई, पहली स्टेप ये होती है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं सर, उसके बाद में है ना हम इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, कार्य क्षमता, जिसे हम एफिशिएंसी कह सकते हैं। अच्छा, कार्य क्षमता किससे आती है सर, कार्य क्षमता आती है हमारे पास है भाग देने से। किससे आती है आपके पास है, भाग देने से। किस में भाग देना है, एलसीएम में भाग देना है। और तीसरा जो पॉइंट आता है आपके पास है, वो तीसरा पॉइंट ये आता है कि आपसे समय पूछा जाए। आपसे क्या पूछा जाए, टाइम। तो टाइम बराबर होता है सर हमारे पास है वर्क बटे में एफिशिएंसी। यानी कि समय निकालना है तो कार्य में हमको भाग देना पड़ेगा कार्य क्षमता का। बस ये 3 स्टेप फॉलो होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है समय कार्य का जो चैप्टर है उसके अंदर। कौन कौन सी स्टेप होती है सर, पहली स्टेप में हम टोटल कार्य निकालते हैं, दूसरी स्टेप में हम कार्य क्षमता निकालते हैं, और तीसरी स्टेप में जो भी समय वगैरह पूछा होगा उसका फॉर्मूला होता है कि समय बराबर होता है आपके पास है कार्य बटे एफिशिएंसी। यहाँ से आप कार्य का मान भी निकाल सकते हो, समय को आप एफिशिएंसी के साथ मल्टीप्लाई करके। यानी कि यहाँ से आप तीनों राशियों का मान आराम से निकाल सकते हो कि एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है, कार्य कैसे निकाला जाता है, समय कैसे निकाला जाता है। क्योंकि आपको पता है यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना आप इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। तो सर पहली स्टेप में हमको इनका एलसीएम लेना है ताकि हम टोटल वर्क निकाल सकें। अब दिक्कत ये आती है आप लोगों को कि एलसीएम कैसे लिया जाए। एलसीएम लेने का इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं आपको। 95% क्वेश्चनों में यही तरीका लगता है। कुछ क्वेश्चन आप खुद बनाओगे या कुछ क्वेश्चनों में डिफरेंस थोड़ा सा तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आपको करना क्या है कि सबसे बड़ी संख्या उठानी है और उस बड़ी संख्या की टेबल बोलनी है, और टेबल भी बहुत कम बार, 5-6 बार बोलोगे ना, 5 के आसपास, उसी में आपका एलसीएम आ जाता है। और वैसे तो आप एलसीएम एलसीएम कॉमन मेथड से ले सकते हो, भाग विधि से ले सकते हो, अभाज्य गुणनखंड विधि से ले सकते हो, लेकिन ये सबसे बेस्ट है। जैसे हमने एलसीएम कैसे लिया सर, सबसे बड़ी संख्या उठाई और उसका टेबल बोलना स्टार्ट किया। देखिए 40 का डबल कितना होता है सर, 40, 80, 80 में तो भाग जाएगा नहीं इसका, तो 120। आप बताइएगा, आपने इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया, 120 आ गया। 120 में सबका भाग जा रहा है, मतलब सर हमारा एलसीएम 120 हो गया। क्लियर है, ठीक है। दूसरी स्टेप में हम कार्य क्षमता निकालते हैं, तो इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार। इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 6 बार। इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 4 बार। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर ये ए की कार्य क्षमता है, ये बी की कार्य क्षमता है और ये सी की कार्य क्षमता है। ठीक है। जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। ओके। ए बी सी क्रम से रासायनिक विलयन पी क्यू आर डिस्चार्ज करते हैं। एक तरीके से ये पानी को बाहर निकालते हैं, ये कहना चाहता है।
9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में बिलियन क्यू का अनुपात कितना होगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये आपके पास। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 9 मिनट के बाद बिलियन में क्यू का रेशियो कितना। देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर रेशियो पूछ लिया जाए ना, आपसे क्या पूछ लिया जाए, रेशियो, तो वो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। वो अब रेशियो किससे निकलेगा, इनकी एफिशिएंसी से निकलेगा। किससे निकलेगा आपके पास है, एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी का मतलब क्या है सर, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आप ये बताइएगा कि क्यू का अनुपात कितना है, किसके साथ, बाकी के साथ। अब बाकी तो टोटल हो गया ना आपके पास है, तो टोटल एफिशिएंसी हम देखते हैं। टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी सर, टोटल एफिशिएंसी हमारे पास है 13 हो जाएगी। देख लीजिए आप, ये कितना आपके पास है, 10 और 3 13। 13 में से आप ये बताइएगा कि क्यू की एफिशिएंसी कितनी है। देखो ये आपके पास हम पी है, ये क्यू है और ये आर है, तो क्यू की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। तो बस यही आपका आंसर है। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, 6/13, जो कि आपको इस ऑप्शन में दिखाई देगा। क्योंकि ये है ना आपके पास है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, या फिर सर हम इसको 6/13 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 6/13। अब आप ये कहोगे सर ठीक है, आपने ये तो सीधा बता दिया, एक बार आप उस 9 मिनट का भी यूज करके क्वेश्चन को बता दीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है आपके पास है कि 9 मिनट के बाद टैंक के द्रव में बिलियन क्यू का अनुपात बताइए। मतलब इन्होंने 9 मिनट तक वर्क किया। कितने मिनट तक वर्क किया, 9 मिनट तक। आप ये बताइएगा, इन ये तीनों मिलकर के 9 मिनट तक वर्क करते हैं और इनकी एफिशिएंसी कितनी है सर, एफिशिएंसी इनकी 13 है। यानी 1 मिनट में ये 13 काम कर सकते हैं और ये 9 मिनट तक काम करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ये बताओ इसमें से क्यू ने कितना काम किया। भाई क्यू भी तो 9 मिनट तक करेगा, और क्यू की एफिशिएंसी, पहले सबकी एफिशिएंसी 13 थी, लेकिन क्यू की एफिशिएंसी कितनी आपके पास है सर, 6 है। इससे ये कट गया, तो आंसर फिर से वही आ गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बनाना है, ठीक है। यानी क्वेश्चनों से आपको कुछ सीखना भी है। ऐसा नहीं है कि सीधे आंसर लगाना सीखना है कि इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया। 10 सेकंड वाली ट्रिक्स हमको नहीं सीखनी। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि ऐसे क्वेश्चन अगर भविष्य में आते हैं तो हम ऐसे सरल करेंगे। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, किसी टीचर की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन आप खुद बताइएगा, एक टीचर आएगा और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आंसर फटाफट से बता के चला जाएगा, कुछ सीखा ही नहीं आपने तो उससे। आप अगर उस पैटर्न का कोई क्वेश्चन दोबारा से बना पाए तो इसका मतलब आपने इस क्वेश्चन से कुछ सीखा। और अगर सिर्फ और सिर्फ इसी का सॉल्यूशन आप सीखना चाहते हो तो सेम क्वेश्चन डिट्टो तो आने वाला है नहीं है आपके पास। तो आपको हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखना है। जैसे आपको पहले हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखना है ताकि वो चैप्टर में आपका रिवाइज हो सके। चलिएगा, आप पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 2 नंबर को। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आराम से पढ़ लीजिए हम। सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी, तो उसकी बहन की वर्तमान आयु बताइए कितनी है। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट होंगे, कि आप एक फॉर्मूला याद रखो बस। कौन सा फॉर्मूला सर, फॉर्मूला हमारा पर्सनली फिक्स है, राशि और बट्टे में आएगा आपके पास है यूनिट, और जिसका मान निकालते हैं ना हम उसकी यूनिट से गुणा करते हैं। एक बार फिर सुनिए फॉर्मूला क्या है सर, यहाँ हम राशि लिखते हैं, यहाँ हम यूनिट लिखते हैं। यूनिट किसकी, जो ऊपर लिखेंगे ना उसी की यूनिट। सॉरी भाई, कुछ दिन से क्या थोड़ी तबीयत सी खराब चल रही है यार, इसलिए खांसी उठती है बीच बीच में। और हम गुणा करते हैं सर, जिसका मान निकालते हैं हम उसकी यूनिट से। तो एक तो ये फॉर्मूला तो 70% मैथमेटिक्स में सेम लगेगा। फॉर्मूला क्या है सर, हम ऊपर लिखते हैं दी गई राशि, और जो दी गई राशि है ना उसी को नीचे यूनिट बना के लिखते हैं। यानी कि ये गलती मत करना, ऊपर जो लिखना है वही नीचे लिखना है। जैसे ऊपर आपने एक की आयु लिख दी तो एक की ही आयु का यूनिट होना चाहिए। ऊपर अगर आपने ए और बी दोनों के आयु का योग लिख दिया तो योग की ही यूनिट होनी चाहिए। और आप अच्छी तरीके से जानते हो कि पूरी मैथमेटिक्स में यूनिट 2 फॉर्मेट में बनती है, एक रेशियो के फॉर्मेट में बनती है और एक परसेंटेज के फॉर्मेट में बनती है। इसके अलावा इस सृष्टि पर कोई यूनिट नहीं बनती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यूनिट के कितने टाइप होते हैं सर, यूनिट के 2 टाइप होते हैं, एक रेशियो के फॉर्मेट में बनती है और एक किस्म बनती है आपके पास है परसेंटेज में बनती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। परसेंटेज में कैसे बनती है यूनिट, जैसे मान लीजिए सर आपको 10% का लाभ है, तो आप ये बताइए इसकी यूनिट 110% बनी कि नहीं बनी। अगर 10% का लाभ है तो यूनिट 110 हुई कि नहीं हुई। और फिर क्रयमूल्य की यूनिट कितनी हो गई, 100% हो गई। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं, जैसे ये ए है और ये बी है,
और 2:3 इनके आयु का अनुपात है। तो ए की आयु का अनुपात कितना है 2, तो ए की आयु यूनिट में कितनी है 2 और बी की आयु यूनिट में कितनी है 3। तो ये तो अनुपात में बन गई यूनिट, और ये यूनिट किस में बन गई आपके पास, परसेंटेज में बन गई। और देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा आपसे परसेंटेज में कैसे बनती है, कि एक आदमी 60% खर्चा कर देता है, 60% क्या कर देता है खर्चा। तो आप मुझे खुद बताइएगा कि अगर एक आदमी 60% खर्चा कर देता है तो वह बचाएगा कितना, मतलब उसकी यूनिट बतानी है आपको, बचत की यूनिट बतानी है। तो आप ये कहोगे सर बचत की जो यूनिट आएगी ना आपके पास में वो 40% आएगी। वो कितनी आएगी आपके पास 40%, इस बात को ध्यान रखिए। यानी कि परसेंटेज में यूनिट बनती है एक बार तो, और एक बार यूनिट बनती है आपके पास में किस में, रेशियो के फॉर्मेट में। क्लियर है आपके पास। और फिर तो फॉर्मूला है ही है राशि बटे यूनिट, जिसका मान निकालते हैं उसकी यूनिट से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। बस ये पूरी मैथमेटिक्स में यही फॉर्मूला चलता है। और देख लीजिए आज भी हम काफ़ी क्वेश्चनों में इसको लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक तो ये बात है, एक और बात देखिएगा, मैं आपसे कहूँ कि a बराबर b का 2/5 है, a बराबर b का 2/5 है, तो आप इसमें मान कैसे निकालते हो, सर ये b का मान है और ये आपके पास a का मान है, आप मान ऐसे ही तो निकालोगे भाई। अगर ऐसी कोई राशि बनती है तो मान ऐसे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन पा जाइए आप। सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयु देखिए क्या कहा है, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। यानी कि आप ये कह सकते हो उसकी जो वर्तमान आयु है वो जो उसकी शादी की आयु है ना उसका कितना गुना आपके पास है, सर 8/5 गुना है। तो आप मुझे बताइए कि आप नहीं कह सकते कि शादी के समय आयु कितनी है उसकी 5 और वर्तमान में उसकी आयु कितनी है, सर हमारे पास है 8। लेकिन ये यूनिट का खेला चल रहा है, ये आपने यूनिट के हिसाब से बताई है ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए दी गई राशि कितनी है, सर दी गई राशि आपके पास है 15 है। लेकिन ये 15 का क्या नाम है, सर 15 का नाम ये है कि ये सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, 15 वर्ष पहले हुई थी वो। यानी हम ये कह सकते हैं वर्तमान उम्र में और शादी की उम्र में ये अंतर है भाई, ये अंतर ही तो हुआ 15 साल का। जबकि यूनिट के हिसाब से कितना अंतर आएगा, देखिए सर शादी के समय 5 यूनिट है और वर्तमान में उसकी 8 यूनिट है, तो यहाँ से उसका 3 यूनिट का फर्क पड़ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं सर 3 यूनिट का मान कितना है 15 है। अब जिसका मान निकालना है उसकी यूनिट से आप गुणा कर दीजिएगा। भाई यहाँ भी तो यूनिट ही आती है हमारे पास में, तो किसका मान निकालना है आपको, सर हमको मान निकालना है उसकी शादी के समय की आयु। और शादी के समय की आयु की यूनिट कितनी है, 1 मिनट रुको। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी है, उसकी शादी के समय ठीक है। तो उसकी बहन की वर्तमान आयु बताइए। आप ये बताइए उसकी बहन की वर्तमान आयु बतानी है, तो आप एक काम करिए पहले बहन की वर्तमान आयु मत बताइएगा, आप उससे सोनिया की वर्तमान आयु बता दीजिएगा। तो सोनिया की वर्तमान आयु कितनी है, सर 8 है, तो 8 से गुणा कर दीजिएगा। इससे कितनी बार कटेगा आपके पास है 5 बार। तो आप बताइए कितना आंसर आएगा, सर हमारे पास है 40 साल आएगा। ये 40 साल सोनिया की है। अब क्वेश्चन ने कहा कि उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी है। आप ये बताइए अगर वो 8 वर्ष छोटी है तो उसकी उम्र कितनी होगी, 32 साल। कितनी होगी, 32 साल, जो किस ऑप्शन में, क्योंकि बी ऑप्शन में है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। किसी स्टूडेंट के दिमाग में अगर ये आ रहा है कि उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी है, तो सर पहले उसकी शादी के समय आयु निकालो ना, और फिर उसमें से आप 8 घटाओ। ऐसा अगर आपके दिमाग में आ रहा तो वो कन्फ्यूजन में दूर कर देता हूँ कि लास्ट में जाके उसने ये कहा कि उसकी बहन की वर्तमान आयु कितनी है। तो अगर मान लीजिए कोई आदमी जैसे आप आपके भाई से 2 वर्ष छोटे हो, तो लाइफ टाइम आप 2 वर्ष छोटे ही रहोगे। यानी कि जो समय का अंतराल होता है ना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि आपसे कहा जाए कि शादी के समय आप कितने थे, 2 साल छोटे थे, वर्तमान में कितने हो, 2 साल छोटे। तो ये जो गैप होता है ना आपके पास, जैसे कि कोई किसी से 5 साल छोटा तो वो परमानेंटली 5 साल छोटा ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना था, उसकी बहन की वर्तमान आयु बतानी थी। अब बहन की वर्तमान आयु किससे आएगी, जब सोनिया की वर्तमान आयु पता होगी तब। अब सोनिया की वर्तमान आयु पता है, अब इससे ये 8 वर्ष छोटी है तो 32 साल की हो गई ये वर्तमान में। तो ऐसे क्वेश्चन को जमाना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस वाली लाइन से कंफ्यूजन नहीं होना कि उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी। अगर ये कहता कि उसकी कि उसकी वर्तमान आयु से उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी है, तो भी क्वेश्चन ऐसे ही बनता।
और ये कह रहा है कि उसकी शादी के समय से। अच्छा, अगर ये कहता ना, यहाँ कुछ भी लाइन दे देता, वो ये कहता कि उसके जन्म के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी, तो अभी क्वेश्चन ऐसे ही सरल होता। सेम हम वर्तमान निकालते क्योंकि वर्तमान पूछा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ शायद जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उससे आप समझ पाए होंगे कि हमको क्या करना है। उसकी बहन की वर्तमान आयु निकालनी है तो वर्तमान ही सोनिया की निकालिए आप, और फिर उससे 8 वर्ष आप कम कर दीजिएगा, ठीक है। तो राशि बट्टे यूनिट जिसका मान निकालना उससे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। आइएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर का क्या है। P का मान है, Q का मान है, इसका मान पूछा। वैसे तो ये एक फॉर्मूला इसमें बन रहा है और स्टूडेंट लगाने वाला दिमाग वैसे भी लगा सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आपको क्या करना है कि P का मान यहाँ पर 6 रख दीजिए और यहाँ पर आप कितना रख दीजिए, जहाँ पर P है वहाँ 6 रख दीजिए, जहाँ पर Q है वहाँ पर -3 रख दीजिए। एक तरीका तो ये है। लेकिन आप जानते हो कि ऐसे कोई बेवकूफ़ नहीं है जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इसमें एक फॉर्मूला काम आ रहा है। और फॉर्मूला क्या है आपके पास आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a+b का होल क्यू। क्या होता है आपके पास, सर हमारे पास होता है a³ + b³ + 3ab, और ये कोष्टक में हम a+b लिख देते हैं। होता है कि नहीं होता, बताओ। और एक और फॉर्मूला होता है इसी तरीके से a-b का होल क्यू। इनको जरूर रट लीजिएगा आप। ये ए क्यू सब माइनस होंगे इसमें, -b³ -3ab, और ये हमारे पास a-b होता है। काफ़ी टीचर क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी बता देते हैं, लेकिन मूल जो फॉर्मूले होते हैं वो इसी तरीके से और ये ही बनते हैं। आप चाहे तो 3ab है ना, इसके साथ इसको एक बार मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। ये है मेन फॉर्मूले। a+b का होल क्यू क्या होता है आपके पास, a³ + b³ + 3ab a+b होता है। इसी तरीके से देखिएगा आप यहाँ से यहाँ देखिए, इसमें भी P है, इसमें P है, इसमें P है, यानी यहाँ से यहाँ तक तो आपके पास सेम प्रक्रिया है। इसके बाद में सर, इसके बाद में देखिएगा अगर आप बात करोगे तो ये Q वाली स्टेप चल गई, बाद में क्या चल गई आपके पास, Q वाली स्टेप चल गई। तो यहाँ से कौन सा फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, सर अगर हम एक बात करें ना, इसमें हम एक काम करते हैं सर, माइनस का 1 कम कर देते हैं और इसमें प्लस का 1 ऐड कर देते हैं। ये हम हमारे हिसाब से कुछ संख्या घटा सकते हैं और कुछ संख्या जोड़ सकते हैं। जैसे ही आप इसमें माइनस का 1 कम करते हो तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। और फॉर्मूले का फॉर्मेट कैसे बनेगा, P-1 इसका होल क्यों बनेगा। कैसे बना मैं समझाऊंगा, घबराइएगा मत। और प्लस का निशान ये बन जाएगा आपके पास है सर क्यों, ये क्या बन जाएगा आपके पास है क्यू, और +1 का होल क्यू बन जाएगा। इस फॉर्मेट का ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब p का मान कितना आपके पास, सर p का मान आपके पास है 6 है, तो 6 में से आप 1 घटाओगे तो 5 बचेगा। 6 - 1 यानी क्या बचेगा आपके पास है 5, प्लस q का मान कितना, -3 और +1। इसका क्या करना है, क्यूब करना है। आप बताइए 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है, और प्लस का निशान। यहाँ पर -2 बचेगा और -2 का क्यूब करोगे तो वापस से आपके पास माइनस आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर -8 आएगा। इस तरीके से जो फाइनली आंसर आएगा वो 117 आएगा, जो किस ऑप्शन में, जो कि हमारे पास है डी ऑप्शन में। एक तरीका तो ये है आपके पास है कि हमने इसमें एक फॉर्मूला बनाया। दूसरा तरीका ये भी था कहीं ना कहीं कि सर जो भी आपका फाइनली आंसर आएगा, आप ये देखिए इन सब में क्या है आपके पास है सर, 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल आप चेक करिए। तो सर ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 3 के मल्टीपल दोनों नहीं है। अब इन दोनों में से आपके पास आंसर है, लेकिन आप खुद आइडिया लगाइएगा। अगर एक सेकंड में आपको आंसर लाना है, p का मान +6 है, q का मान -3 है, सेम स्टेप है p और q के साथ, तो क्या कभी माइनस में आंसर आ सकता है, क्या कभी नहीं आएगा, क्योंकि p का मान ऑलरेडी बड़ा है आपके पास। और जहां पर आपके पास है p की घात 3 है तो वहां q की घात 3 भी है आपके पास। तो इसलिए हम कह सकते हैं सर, बगैर सरल के भी हम इसका डी ऑप्शन सोल्व कर सकते थे, थोड़ा सा माइंड का यूज करके। क्लियर है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझा देता हूं कि आखिरकार हमने यहां से लेकर के यहां तक को ये कोष्टक कैसे लिखा। तो हम एक काम करते हैं, P-1 किसको खोलते हैं सर, P-1 का होल क्यों हम खोल के देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। किस फॉर्मूले से खुलेगा, इस वाले फॉर्मूले से खुलेगा। सबसे पहले क्या है सर, सबसे पहले फॉर्मूले में ए क्यू है। ए क्यू का मतलब क्या है आपके पास है सर, पी क्यू हो जाएगा आपके पास। मैंने कहा ठीक है। फिर क्या है आपके पास, माइनस का बी क्यू। यानी आप बताइए
एक है माइनस का, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक की घात 3 मत लिखिएगा, आप एक लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर माइनस का आएगा निशान, बिल्कुल आएगा। फिर आएगा आपके पास है 3ab, तो ये 3 की जगह 3 लिख दिया, ए की जगह हमने p लिख दिया, और b की जगह आपके पास है क्या है, 1 है, जिसको लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और सर ये p माइनस क्या हो गया आपके पास है 1, क्योंकि कोष्टक लगेगा, कोष्टक में वो सेम आ जाएगा a माइनस बी। अब आप इसे सरल करिए, p क्यों, और ये माइनस का 1 माइनस का 3 ये क्या है आपके पास है सर, ये इसके साथ गुणा होगा तो 3p² हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये इसके साथ गुणा होगा तो 3p हो जाएगा। अब मुझे आप ये बताइए, बताओ क्या ये सेम है क्या नहीं है, देख लीजिए। ये रहा आपके पास है pq, ये रहा आपके पास माइनस का 1, ये रहा माइनस का 3p², ये रहा आपके पास प्लस का 3p। इस तरीके से हमने इसको सोल्व किया है। जब आप अलजेब्रा पढ़ोगे ना, तब आप इनको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना सीखोगे। यहाँ मैंने कोशिश करी है कि कि मैं आपको इसको अच्छी तरीके से समझा सकूं। अगर आप अलजेब्रा पहले से पढ़े होंगे ना, तो ऑप्शन से डायरेक्ट मल्टीपल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई स्टूडेंट जानता है कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है, -1 कर दो, +1 कर दो, फटाक से ये बनाया और ये मान रखा, आंसर आप आराम से ला सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको बनाना है। आगे चले, देखिए मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाने नहीं आया हूँ यहाँ पर, मैं आपको कुछ सिखाने भी आया हूँ कि अगर आपको इस तरीके से सीखना चाहिए आगे, हम चाहे तो इनके आंसर तो सीधे भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या ही मतलब है, ऐसे आराम से पढ़िएगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिएगा, देखो एक त्रिकोणमिति का ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में, तो आपको करना क्या है सर, कुछ नहीं करना, कभी भी ऐसा सिंपल, ये त्रिकोणमिति का पहला टाइप होता है। जब हम ट्रिकोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं ना पढ़ना, तो ये पहला ही टाइप है आपके पास, ये मान के चलिएगा। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व? सर सबसे पहले तो आपको कंप्लीट ये पता होना चाहिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, पूरी त्रिकोणमिति का नॉलेज होना चाहिए। सर पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं आपके पास है, 6 होते हैं। बोलो मेरे साथ, कितने होते हैं, 6 होते हैं। अरे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, ऐसा टोटल पूरी ट्रिकोनोमेट्री में 6 होते हैं, उन्हीं से पूरी ट्रिकोनोमेट्री बनती है। उसमें पहला क्या है आपके पास सर, पहला है आपके पास है साइन थीटा। अगला क्या है, इसी क्रम में याद करो आप इनको, कॉस थीटा। अगला क्या है आपके पास है, टेन थीटा। और अगला क्या है आपके पास है सर, हमारे पास है कॉट थीटा। और ये क्या है हमारे पास है सेक थीटा। और ये है हमारे पास है कोसेक थीटा। इनको इसी क्रम में आप याद करें, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ठीक है। टाइप नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ मैं एक तरीके से आपको ट्रिकोनोमेट्री का। तो टाइप नंबर 1 जो है ना, ये पूरे के पूरे ही, ये सर इस पर डिपेंड करते हैं, ये एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज पर ये आधारित होते हैं। समकोण त्रिभुज में ये आपके पास है कर्ण होता है, हम के से ही लिखेंगे। बेस है, ये आधार होता है, ए से लिखेंगे। और ये परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, हम एल से लिखेंगे। काफ़ी टीचर आपको इस तरीके से समझाते हैं कि ये बेस है तो बी से लिखो, ये परपेंडिकुलर है पी से लिखो, ये हाइपोटेनस है एच से लिखो। मैं ये कह रहा हूँ कि बाहर में जाए इंग्लिश, अपन रेलवे की तैयारी इस टाइम कर रहे हैं, रेलवे में इंग्लिश का कोई रोल नहीं है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि हिंदी के अकॉर्डिंग ही समझे। अगर ये आधार है तो ए लिख दो, कर्ण है तो के लिख दो, लंब है तो लंब लिख दो, सिंपल सी बात ये है। अब ठीक है, ये लिख दिया आपने। सिर्फ टाइप नंबर 1 समझा रहा हूँ मैं आपको ट्रिकोनोमेट्री का, ठीक है। अब इनके साथ इनका क्या रिलेशन होता है, इनके साथ इनका क्या रिलेशन होता है, देखिएगा सर। आपको यहाँ से लाल बटे कक्का एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूले का एक ट्रिक्स है जो कि बचपन से आपको शायद आपके टीचरों ने पढ़ाई होगी, लाल बटे कक्का, बस इतना। अरे भाई इतना लाल बटे कक्का हर किसी को याद हो जाएगा, LAL KK, ठीक। इसका मतलब क्या है सर, ये साइन थीटा का मान है, ये कॉस थीटा का मान है, ये टेन थीटा का मान है। इसके बाद सर, इसके बाद ये कॉट का है, ये सेक का, कोसेक का, बस काम खत्म। यानी कि साइन थीटा का मान क्या है सर, साइन थीटा का मान है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का जो मान होता है ना, वो होता है हमारे पास है लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा का जो मान है ना, वो आधार बटे कर्ण। वो क्या होता है हमारे पास, आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा का मान क्या होता है सर, लंब बटे आधार। कॉट का मान क्या होता है, अब उल्टा चलना है। अब आपको यहाँ से चलना आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। और सेक का मान क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो सर कर्ण को पहले लिखना है, आधार को बाद में। कोसेक का मान क्या होता है सर, कर्ण बटे लंब, तो ये कर्ण और ये लंब। ये इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए कि कौन सी किसका मान क्या बटे क्या होता है। यानी तुरंत आप एग्जाम में भी लिख सकते हो लाल बटे कक्का। इसलिए मैंने कहा सीरीज में आप याद रखें, साइन कॉस टेन, ठीक है। इसके बाद कोट सेक और कोसेक,
क्लियर है। एक स्टेप तो ये हो गया कि आपको ये पता चल गया कि चलो सर साइन का संबंध कौन कौन सी भुजा के साथ होता है, लंब के और कर्ण के साथ होता है इसका संबंध। इसी तरीके से कॉस का ये पता चल गया, ठीक है। अब इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, तो कुछ ट्रिपलेट तो आपको याद रहनी ही चाहिए टाइप नंबर 1 को याद करने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है सर? पाइथागोरस प्रमेय आपके पास में ये होती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आपके पास सर? कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, ये हमारे पास होती है पाइथागोरस। लेकिन कुछ जो ट्रिपलेट है ना, वो कुछ ट्रिपलेट मैं आपसे ये कहूँगा आप याद करके हमेशा रखें कुछ ट्रिपलेटों को। वैसे बनती कैसे है वो भी मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन हाल फिलहाल आप सिर्फ याद रख लीजिए। अब याद कैसे लिखना है सर? सबसे पहले लंब, आधार और कर्ण इसी सीरीज में लिखना है। जैसे लखन लिखते हो ना आप LAKHAN, इसी तरीके से हम LAK इस सीरीज में याद रखेंगे। तो सबसे पहले ट्रिपलेट कौन सी होती है सर? 3, 4 और 5 की होती है। एक बार फिर सुनिएगा, अगर लंब 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण 5 है, ये परमानेंटली फिक्स है। ये क्यों फिक्स है? क्योंकि ये वाले मान है ना इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, और जो जो मान इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे वो सभी ट्रिपलेट में आते हैं। जैसे आप रख के देख लीजिए, कर्ण का मान कितना है सर? के, तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। आधार का मान कितना आपके पास है? 3, तो 9 हो जाएगा। 9 + 16 25, यानी 25 25 के बराबर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं सर जितने भी वैल्यूज हैं जो इनको इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे उसे हम पाइथागोरस ट्रिपलेट का नाम देते हैं, ठीक है। तो फिर और कौन सी होती है इसी तरीके से सर? 3, 4, 5 हो गई आपके पास है। इसके बाद में आती है आपके पास है सीधे ही 5 से 5, 12 और 13। कुछ को तो याद कर ही लीजिए ना, अभी जो सबसे ज़्यादा काम में आती है उनको तो याद कर लो। इसके बाद में सर 6, 8 और 10, ठीक है। और 7, 24 और कितनी है आपके पास? 25 है। और किसके साथ याद करोगे बताओ? एक है आपके पास है 9, 20 और कितना आपके पास है? 21 है। सही लिखा है क्या? एक बार चेक कर ले। 9 का आधा कितना होता है आपके पास सर? 9 विषम संख्या है ना, तो 9 का, एक मिनट, जो विषम संख्या होती है हम उनका किस तरीके से निकालते हैं सर? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका वर्ग करते हैं 81। 81 का आधा कितना हो जाएगा? 40। तो 40 से जस्ट बड़ी संख्या और छोटी संख्या, यार एक मिनट रुकिएगा। 5, 5 का वर्ग हमने कर दिया 25। 25 का आधा कितना होता है? 12.5, ठीक है। तो देखिए 9 वाला हम कैसे निकालेंगे? 9 का मैंने गलत लिखा है कि, देखो आप ऐसे पता कर लो, ये 3, 4, 5 है, तो इस संख्या को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा। इसको आप 3 से गुणा करो सर, जैसे हम 3 से गुणा करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। ये भी 3 से गुणा होगा तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा। ये भी 3 से गुणा होगा तो ये हमारे पास 15 हो जाएगा। एक बार फिर सुनिएगा, अगर आप सिर्फ एक को रट लेते हो ना, सिर्फ और सिर्फ एक को, अगर आप एक को रट लेते हो तो फिर काफ़ी सारी पता कर सकते हो। इसको एक बार 2 से गुणा कर दो, एक बार 3 से, एक बार 4 से, एक बार 5 से, 6 से, जिन जिन से गुणा करोगे एक अलग अलग ट्रिपलेट बनती जाएगी। देखो 6 वाली कैसे बनी सर? इसको 2 से गुणा किया। 9 वाली कैसे बनी? इसको 9 से गुणा किया। और काफ़ी सारी इस तरीके से हम बना सकते हैं। वैसे ट्रिपलेट बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बहुत सिंपल होता है। मैं छोटे सी 1 से 2 आपको ट्रिपलेट बना के सिखाता हूँ, देखिएगा। यानी एक बार तो हम क्या करते हैं, सम संख्याओं के ट्रिपलेट बनाते हैं, और एक बार हम बनाते हैं जो विषम संख्या होती है ना उनकी ट्रिपलेट बनाते हैं। सम संख्या कौन सी होती है? जैसे हम विषम संख्या की लेते हैं, सबसे पहले हमने मान लीजिए 3 की, 5 की और किसकी बनानी है? 7 की बनानी है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले जो भी संख्या की बनानी है, जैसे मान लो आपको 3 की बनानी है ट्रिपलेट, तो 3 की अगर आपको ट्रिपलेट बनानी है तो सबसे पहला काम यह है कि आप इसका वर्ग करिए। तो इसका वर्ग कितना होता है? 9। देखो सुनते जाओ, पहला स्टेप इसका वर्ग, फिर इसका आधा करो। इसका आधा कितना होता है आपके पास सर? 4.5 होता है। अब आप ये देखो 4.5 किसके बीच में आता है सर? 4.5 आता है आपके पास है 4 के और 5 के बीच में। किसके बीच में आता है? 4 के और 5 के बीच में आता है। तो ट्रिपलेट का क्या नाम हुआ सर? ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, ये रेशियो चलता है। तो ट्रिपलेट का नाम हुआ 3, 4 और 5। क्या नाम हुआ? 3, 4 और 5, ठीक है। आप 5 की बनाइएगा। सर विषम संख्याओं का हम क्या करते हैं? पहले वर्ग करते हैं, वर्ग करने के बाद हम उसका आधा करते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि ये 12.5 किसके बीच में है। तो आप ये कहोगे सर ये 12 के और 13 के बीच में है। ये 12.5 12 के 13 के बीच में आता है। तो सर ये हो गया 5, 12 और 13। कितना हो गया? 5, 12 और 13। आप 7 ले लीजिएगा, 49 होता है। इसका वर्ग पहले वर्ग करना है, फिर इसका आधा कितना होता है सर? 24.5 हो जाएगा।
इसका आधा कितना हो जाएगा आपके पास है सर 24.5 हो जाएगा। ये 24.5 किसके बीच में आता है सर, ये 24 के और 25 के बीच में आता है। तो हम ये कह सकते हैं सर 7, 24, 25 ऐसे किसी का भी आप निकाल सकते हो, इस बात को ध्यान रखें। और सम का कैसे निकालते हैं सर, जैसे मान लीजिएगा आपने सबसे पहले ले लिया 6, क्योंकि 4 तो वहाँ आ चुका है, और या फिर 8 ले लिया, या फिर क्या ले लिया आपने 10। तो सर सबसे पहले अगर सम संख्या लेनी, इसका आधा आराम से कर सकते हैं ना हम, तो पहले इसका आधा करना होता है, फिर आधा करने के बाद में वर्ग करिए। इसका वर्ग कितना होगा 9। अब 9 किसके बीच में सर, 8 के और 10 के बीच में। तो फिर ट्रिपलेट का क्या नाम बना सर, ये बना आपके पास है 6, 8 और 10, यानी कि लंब, आधार और क्या है आपके पास है कर्ण। आप 8 लीजिए। सम की हम कैसे बनाते हैं सर, इसका आधा करते हैं तो आधा कर दो, इसके बाद वर्ग करते हैं तो इसका वर्ग कितना होता है 16। 16 किसके बीच में आता है, 15 के और 17 के। तो सर इस तरीके से 8, 15 और 17, उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी आप बना लीजिएगा बाकी का, ठीक है ना भाई। तो सम संख्याओं की हम कैसे बनाते हैं सर, सम संख्याओं पहले हम आधा करते हैं, उसके बाद में हम वर्ग करते हैं, जबकि विषम संख्याओं में हम पहले वर्ग करते हैं उसके बाद आधा करते हैं। फिर आपको ये देखना है ये संख्या किस किस के बीच में आती है, उसके ऊपर नीचे की संख्या लेनी है। तो ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमने क्या सीख लिया सर, टाइप नंबर 1 का कॉन्सेप्ट सीख लिया, ट्रिपलेट बनाना भी सीख लिया हमने। चलिएगा अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको टेन थीटा का मान दिया, टेन थीटा का मान कितना है सर 12/5 है। तो टेन के आगे चलिएगा, टेन के आगे सर लंब बटे आधार। सर ये लंब का मान है और ये आधार का मान है, ठीक है हमने लिख दिया। आपसे किसका मान पूछा सर, हमसे इसने सेक थीटा का मान पूछा है। सेक थीटा का मान क्या होता है सर, कर्ण बटे आधार होता है। आप ये बताइएगा आपके पास किसका मान है सर, आधार का मान तो हमारे पास 5 है, लेकिन क्या आपके पास कर्ण का मान है, नहीं है सर। तो कर्ण का मान नहीं है ना, तो आप अब रेशो लिखो। आप कैसे लिखते हो, रेशो लिखते हो ना सर, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो देखिएगा लंब की जगह कितना रखोगे 12, और आधार की जगह कितना रखोगे आप 5। सही है ना, एक मिनट एक मिनट, टेन का मान क्या होता है, लंब बटे आधार, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये लंब है, ये 5 है, तो ये 5, 12 और किसका होता है 13 का रेशो होता है। कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके पास है। लंब, आधार और कर्ण, लंब आधार कर्ण, यानी हम ये कह सकते हैं सर 5, अगर मान लीजिए 12 आ गया तो 12 के साथ एक भुजा 5 आनी ही चाहिए। ये आपके पास है उल्टी सुल्टी हो जाती है, इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। तो हम ये कह सकते हैं सर कि किसका रेशियो होता है आपके पास है सर 12, 5 और 13 का रेशियो होता है। तो कर्ण कितना हो गया 13, और बस यही आपका आंसर हो गया 13/5, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि डी ऑप्शन में। एक और फिर से सुनिएगा, आपने क्या किया सर, हमको पता है कि हमारे पास लंब है, हमारे पास आधार है, तो कर्ण का मान निकाल लीजिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट से निकाल लीजिए। कर्ण का मान क्या होता है सर, कर्ण का जो मान होता है ना आपके पास है, कर्ण का जो मान होता है वो अंडर रूट का लगाओगे निशान, और लंब उसका यानी सर 144 और -25। तो आप कह सकते हो 144 में से सॉरी प्लस करोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा 169। 169 में से बाहर कितना आएगा सर, हमारे पास 13 आएगा। तो इस बात को ध्यान रखें, आप सीधे भी निकाल सकते हो कि कर्ण का मान इस फॉर्मूले के द्वारा, लेकिन ये ट्रिपलेट आप जरूर याद रखें। अगर आपको तुरंत याद होती कि सर 12 के साथ एक संख्या 5 आती है, बड़ी संख्या, ये तो बड़ी तो फिक्स रहती है, इनको आप आगे पीछे ये कर्ण, आदर, लंब ये लिख सकते हो, इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया सर, त्रिकोणोमेट्री में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात समझे, वास्तव में इनका संबंध क्या होता है और किस तरीके से मान निकाले जाते हैं वो भी हमने सीखे। ये ट्रिपलेट याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं होती है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय से बाकायदा मान निकालना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक। अब आराम से पढ़ लो और मुझे बताओ कोई समस्या है क्या इसमें, अगर फिर भी है तो मैं आपको फिर समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर है मेरे हिसाब से, चलिएगा तो फिर आगे बढ़िएगा। देखिए ये पहली सीरीज है, इसलिए मैं थोड़ा हर क्वेश्चन को खोल खोल के समझा रहा हूँ आपको, फिर अगली सीरीज में थोड़ी सी स्पीड बना लेंगे। 1/20 10/40 का कितना परसेंट है, ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंटों को खूब समस्या आती है कि सर हर में कौन सी संख्या लिखे, हंस में कौन सी लिखे, और गुणा किससे करें। तो गुणा तो 100 से करना है, ये तो हर किसी को पता होता है। तो मैं आपको इसका एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास है सर, कौन बटे किसका, कौन बटे किसका, और इनटू क्या होता है आपके पास है 100 होता है। ऐसे क्वेश्चनों में आप ये लगाओ, कभी भी अगर आपको दो संख्याओं में तुलना करनी है, कभी भी दो संख्याओं में आपको तुलना करनी है,
तो कौन बटे किसका इंटू 100 लगाओगे। इसका अर्थ क्या है सर, इसका अर्थ यह है कि दो संख्याओं में से एक संख्या के पीछे का शब्द रहेगा और जिस संख्या के पीछे का रहेगा वो संख्या हर में आएगी, बाकी अंश में जाएगी और गुणा किससे करना पड़ेगा, आपको 100 से करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का अर्थ ये है। तो फिर सर इसको अगर हम थोड़ा बेसिक से बनाए ना क्वेश्चन को, बेसिक से, तो बेसिक से हमको ये पता है सर इस संख्या के पीछे का है, तो ये क्वेश्चन ऐसे जमेगा 1/20, लंबी लाइन खींच दीजिए और ये बट्टे में आएगा 10/40। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे किया जाता है, बाय पदों का गुणनफल। तो बाय पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा 1/40 और बट्टे में आंतरिक पदों का गुणनफल कितना हो जाएगा आपके पास 20/10 और गुणा किससे करोगे, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से, 2 जीरो से आपके पास 2 जीरो खत्म, इससे ये 20 बार खत्म। तो इस तरीके से सर हमारे पास 20% आंसर है जो कि इसमें, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है, ये थोड़ा बेसिक मैंने आपको समझा दिया है। आपको क्या करना है, इनका रेशियो लेना है, ये जो फर्स्ट संख्या और आपको सेकंड संख्या दिखाई दे रही है ना, और इसी के पीछे का है, इसको जरूर लिखे आओ। तो पहली संख्या कितनी है सर, हमारे पास है 1/20 है। दूसरी संख्या कितनी है आपके पास है सर, हमारे पास है 10/40 है। ठीक है, आपको क्या करना है, 20 से इसको काट देना, 20 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 2 बार। क्लियर है आपके पास, फिर कट रहा है बिल्कुल सर 2 से कितनी बार 5 बार, 2 से कितनी बार 1 बार, सब कुछ कट रहा है आपके पास। इसके बाद क्रॉस गुणा करना है, क्रॉस गुणा पहले ऐसे होता है, तो यहाँ 1 बचा हुआ तो ये 1 से गुणा होगा तो 1 बन जाएगा और ये जो 5 है यहाँ गुणा होगा तो 5 बन जाएगा। अब आप ये बताइए दोनों संख्याओं में क्या हो रहा है सर, दोनों संख्याओं में तुलना करनी है, कंपेयर करना है, और इस संख्या के पीछे का है, मैंने ये कहा जिसके पीछे का है वो हर में आती है संख्या, बाकी अंश में जाती है और गुणा किससे करना है आपको 100 से। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा, ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में भर भर के आ रहे हैं, तो आप इनका सॉल्यूशन जरूर सीख के जाइएगा। चलिएगा, अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर इसी तरीके से आप बिल्कुल सरल तरीके से फुल अपडेटेड क्वेश्चनों के साथ कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके, जैसे ये पट्टी सी चल रही है, आप देखो, देखिए यहाँ एक पट्टी सी दिखाई दे रही है ना, KR अरिंदम सर और ये मोबाइल नंबर, मैथ्स स्पेशल के लिए डाउनलोड करें उपकार क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से सॉरी भाई मैंने कहा ना यार, थोड़ी सी इस बार तबीयत खराब हो रही है। तो ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको रेलवे चैंपियंस 3.0 के नाम से मैथ स्पेशल बैच बनेगा। इतने सुंदर तरीके से डिजाइन कर रखा है, इतना अच्छी तरीके से उसमें पढ़ा रखा है कि आप वास्तव में याद करोगे। डेली की उसमें क्लासें अपलोड होती है, ऐसा नहीं है कि पुराना कोर्स आपको दे दिया हो, हर दिन। आज मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके बाद भी 2 क्लासें रिकॉर्ड करनी है अभी मुझे। एक क्लास में उसमें सरल व्याज चल रहा है और एक क्लास में उसमें चल रहा है मेंसुरेशन। 2 क्लास में इसके बाद अपलोड करूंगा उसमें। ठीक है, तो आप इस बैच को चाहे तो खरीद सकते हो, एक बार एप्लीकेशन जा करके डाउनलोड करें, बहुत सिंपल एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी तरीके से फोल्डर सेट कर रखे हैं। आप वास्तव में जैसे परसेंटेज को क्लिक करोगे तो पहले परसेंटेज की आपको PDF मिल जाएगी, वो भी बहुत अच्छे फॉर्मेट में, जिसका आप मार्केट से प्रिंट आउट भी ले सकते हो। यानी हर चैप्टर की आपको डबल डबल PDF मिलेगी। एक PDF वो रहेगी जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे और नीचे आंसर की रहेगी, और एक PDF वो रहेगी जिसमें ये स्मार्ट बोर्ड का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो आप चाहे तो प्ले स्टोर से जाकर उपकार क्लासेज जयपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड करके और चैंपियंस 3 वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हो। चलिएगा, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन किस चीज़ का, औसत का है। एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। ओके, यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी, बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी हम ये कह सकते हैं सर हमसे टीचर की आयु पूछिए, शिक्षक की आयु पूछिए, तो शिक्षक की आयु आएगी कैसे सर, शिक्षक की जो आयु आएगी ना वो हमको पता चलेगा कि पुराना औसत कितना है, पहले इनके पास औसत कितना है। सर 36 छात्रों की औसत आयु 36 वर्ष है, इसका मतलब ये है कि अच्छा औसत का मतलब क्या है कि सर 36 का औसत सॉरी यार 26 का औसत अगर 26 है, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक के पास है 26 हैं। अगर मान लीजिए ये कहता कि 26 का औसत 50 है, तो मतलब 26 कैंडिडेटों के पास है 50-50 है, इसका मतलब ये होता है कि वो संख्या इनके पास बराबर है। यहाँ पर 26 का 26 है। ठीक है, यदि शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर दिया जाए तो पूरे औसत आयु में 27 वर्ष हो जाती है। मतलब आप ये बताइए उनका औसत 1 बढ़ जाता है, कब बढ़ता है, जब शिक्षक आता है। आप ये बताइए पहले सभी की उम्र कितनी थी सर, सभी की उम्र पहले 26 वर्ष थी, तो शिक्षक भी अगर होगा तो शिक्षक की उम्र भी कितनी रहेगी सर, 26 साल ही रहेगी। लेकिन नहीं, 26 नहीं है सर, इससे ज़्यादा है,
कितनी ज़्यादा, एक ज़्यादा है शिक्षक की आयु। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो ये कह रहा है एक की वृद्धि हो रही है। कितने पर ज़्यादा है आपके पास? सर ये 27 पर ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं 26 इंटू, देखो 27 हो जाएगा तो 51, 26 52, 52 में एक जोड़ दोगे 53 वर्ष, यानी सर शिक्षक की आयु ही आ गई। इस तरीके से बनाना है क्वेश्चन को। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता नहीं सर मुझे ऐसे नहीं समझ में आया, आप इसको बेसिक से समझा दो, तो मैं यहाँ बेसिक लिख देता हूँ, कैलकुलेशन आप कर लेना। ऐसे क्वेश्चन हमको क्या करना होता है, यहाँ लिखनी होती है संख्या, यहाँ लिखना होता है हमको औसत, और यहाँ लिखना होता है हमको योग। स्टार्टिंग में संख्या कितनी है, 26 है। औसत कितना आपके पास है, 26 है। आप यहाँ योग निकाल लोगे, दोनों को गुणा करोगे तो जितना भी आएगा 676, 576। ठीक है। इसके अलावा सर वो ये कह रहा है एक शिक्षक और आ जाता है, एक शिक्षक और आ जाएगा, कितनी हो जाएगी, 27। और यहाँ भी औसत कितना हो जाता है, 27 हो जाता है, वापस से योग आ जाएगा आपके पास। तो आपको क्या करना है, इस योग में से इस योग को घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ से आपको ये घटा देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका मान आप यहाँ से निकाल सकते हो, लेकिन आपको लगेगा कि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हो रही है। एक मिनट, एक कॉल सा आ रहा है मेरे पास। चलिए, यानी कि आप इसे आराम से बना लीजिएगा, और चाहे तो वैसे कर भी लीजिए। देखो छोटी सी तो कैलकुलेशन है, कोई खास कैलकुलेशन भी नहीं है। देखिए सर 26 इंटू 26, 26 का वर्ग आप जानते ही होंगे कितना होता है, 676। भाई 30 तक तो वर्ग याद रखो। और 27 का वर्ग कितना होता है सर, 27 का वर्ग होता है आपके पास में 729। यानी सर 27 में से अगर हम वो 26 घटा देते हैं तो एक बचेगा। और एक कौन है आपके पास सर, ये एक हमारे पास है शिक्षक है। इसकी उम्र कहाँ से आएगी सर, यहाँ से आएगी। आप इसमें से ये घटा दीजिए, कितना आएगा, 53। यानी कि हम क्या करते हैं सर, जब कोई क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आता है ना, तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, संख्या औसत और योग लिखते हैं। संख्या के नीचे संख्या लिखते हैं हम, क्या करते हैं सर, संख्या के नीचे हम संख्या लिखते हैं, और औसत के नीचे हम औसत लिखते हैं, योग के नीचे योग। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे योग आ जाएगा, जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे योग आ जाएगा। इसमें से आप ये घटाओगे, 27 में से आप 26 घटा दोगे, तो आपको पता है कि 27 में 26 छात्र चले गए तो शिक्षक ही तो बचेगा, इसकी उम्र आ जाएगी। चलिए, ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा आप, क्या क्वेश्चन है आपको। अच्छा दिख रहा है क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से? ओके, ठीक है। 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रही है, यानी समान दिशा में चल रही है। एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। आप केवल यहीं तक सॉल्व करें इसको, कहाँ तक सॉल्व करें, 45 सेकंड में पार कर जाती है। तो आप इसकी स्पीड निकाल लीजिएगा। रेलगाड़ी क्या निकाल लीजिएगा, स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है सर, चाल बराबर होता है आपके पास है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है आपके पास है, 325 है, और समय कितना है आपके पास सर, 45 सेकंड है। आप काट लीजिए इसको। सर 5 से काटेंगे तो ये हमारे पास 9 बार कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 6 बार और 65 बार, सर 65/9। लेकिन ये जो चाल आई है ना, ये किस में आपके पास सर, ये मीटर प्रति सेकंड में। भाई ये चाल किस में आपके पास है, मीटर प्रति सेकंड में। और बाकी जो आदमी वाली चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम क्या करेंगे, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे। यानी 65/9 है हमारे पास स्पीड। स्पीड कितनी है हमारे पास सर, 65/9। लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर में बदलने के लिए हम इसको 18/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ 9 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। कितनी बार कटेगा, 13 बार। तो 13 दूनी का कितना हो जाएगा आपके पास है, 26 किलोमीटर प्रति घंटे। सर हमारे पास जो रेलगाड़ी की स्पीड आई वो 26 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब एक काम करिएगा, इसके दो टुकड़े करिएगा आप, क्योंकि इसके अंदर है ना दो चालें मिक्स हैं। एक तो आदमी की चाल है जो कि 5 है। अगर आदमी की चाल 5 है तो बताइए कि रेलगाड़ी की चाल 31 हुई कि नहीं हुई? अब आप ये कहोगे सर आप कह रहे हो कि इसके अंदर दो चालें मिक्स है, एक 5 है तो दूसरी 31 कैसे हो गई? अरे वो ये कह रहा है कि समान दिशा में जा रहा है, समान दिशा में चालें घटती है। 31 में से 5 घटाओगे ना, जब भी 26 आएगी, जब भी जाके दो चालें मिक्स है। ठीक है, ओके। इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी पार करने में कितना समय लेगी? यानी आप ये कह सकते हो कि आपके पास ये किसकी चाल थी सर, पहली रेलगाड़ी की। और दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है सर, दूसरी रेलगाड़ी की चाल 20 है। तो इस तरीके से हमारे पास चाल कितनी हो जाएगी सर, चाल हो जाएगी 51 किलोमीटर पर आवर। आप ये कहोगे अब क्यों जोड़ा? अरे भाई अब इसलिए जोड़ा कि ये विपरीत दिशा से आ रही है, पहले वो आदमी समान दिशा में था इसलिए। अब हम ये कह सकते हैं कि इस चाल से कितनी दूरी तय करनी है, समय पूछा बस आंसर आ जाएगा। सम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब की बार दूरी सर, पहली रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई दोनों की जुड़ेगी, तो 325 और ये जोड़ोगे तो 775 हो जाएगा। सही है क्या, 775 ही है, 765 हो जाएगी।
कितने हो जाएगा आपके पास है 765। और बट्टे में कितना आएगा सर, बट्टे में 51 आएगा। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए ये मीटर है और ये क्या है आपके पास सर, ये किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा करोगे, 5/18 से। 18 कहाँ जाएगा, पलट के ऊपर जाएगा, ठीक है। आप काट लीजिए सर, 51 से आपके पास है 15 बार कट जाएगा और 5 से आपके पास 3 बार कट जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि 54 आंसर आ जाएगा, जो किस ऑप्शन में, 54 सेकंड आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना इजी सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, 26 आ गई। 26 में से एक आदमी की है तो 31 इसकी हो गई। फिर इस चाल से ये रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करेगी, दोनों आपस में क्रॉस करेगी, दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। दोनों की चाल जुड़ जाएगी, समय पूछा, समय बराबर दूरी बटे समय। क्लियर है आपके पास? चलिएगा अगले क्वेश्चन पे आइएगा। देखो ये क्वेश्चन खूब आता है, पता नहीं एग्जामिनर क्या चाहता है, क्यों ऐसा क्वेश्चन देता है। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन हर साल हर शिफ्ट में आता है। क्वेश्चन क्या है सर, कभी भी आपके भविष्य में ऐसा क्वेश्चन आए ना कि एक आदमी ए से लेकर के सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक जाए, बी तक, और फिर वापस आ जाए बी से ए तक। यानी जाते टाइम स्पीड कितनी है सर, जाते टाइम उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनना इसको। और सर आते टाइम उसकी स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर। अगर सर वो जा रहा है एक्स की स्पीड से, आ रहा है वाई की स्पीड से, और आपसे पूछ ली जाए कि आप ये बताइए भाई साहब औसत चाल कितनी है, तो औसत चाल का जो फॉर्मूला लगता है ना, वो लगता है आपके पास है 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये वाला फॉर्मूला जो मात्रा का वो लिख दो। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब कोई आदमी जितना ज़्यादा है जाता है उतना ही आता है, तभी लगता है सिर्फ और सिर्फ। अगर कोई आदमी यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर औसत चाल पूछी, तो कुल दूरी बटे कुल समय लगाते हैं हम। तो यहाँ पर आपके पास है 2xy अपन x प्लस वाई लगाएंगे। 2 की जगह 2x का मतलब पहली चाल। पहली चाल कितनी है आपके पास है सर, पहली चाल हमारे पास 21 है। बाई का मतलब दूसरी चाल कितनी है सर, 69 है। और दोनों को आप जोड़ दीजिए, जैसे ही आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपके पास है 0 और 90 हो जाएगा। बस काटा पीटी करनी है, कुछ नहीं करना है। सर हम एक काम करते हैं, किससे काट देते हैं, 3 से काट देते हैं, 23 बार कट जाएगा। 3 से कितनी बार कट जाएगा, 30 बार। ये 7 बार कट जाएगा और ये कितनी बार, 10 बार। और 2 से कितनी बार सर, 5 बार। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सर 23 सत्ता कितना होता है आपके पास है सर, 23 सत्ता कितना होता है जानते हो क्या? कोई बात नहीं, नहीं जानते हो सर। 7 21 को एक, ठीक है, हासिल की 2 लग जाएगी, 7 दूनी का 14। 14 और 2 कितना होता है, 16, 161 होता है। आप कहोगे सर आपको नहीं पता, अरे मुझे पता था, कभी कभार मैं भूल जाता हूँ। अब 5 का भाग कैसे दिया जाता है सर, 5 का भाग ऐसे दिया जाता है कि इसका दुगुना करके एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। इसका दुगुना कितना हो जाएगा ये, और 16 दूनी का 32, और दशमलव आप यहाँ लगा दो। किस ऑप्शन में आपके पास सर, हमारे पास डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। यानी 5 का भाग देना बहुत ईजी होता है। कैसे होता है कि सर 5 का भाग हम ऐसे देते हैं, ऊपर जो भी संख्या है ना उसका डबल कर दो आप। जैसे इसका डबल कर दिया और एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। उसका क्या कारण है, उसका कारण ये है, जैसे सर मान लीजिए ये आपके पास है 1 2 3 4 है। आपको अगर 5 का भाग देना है तो करना कुछ नहीं है, ऊपर देखो इसका डबल कर दो, 8 6 4 और 2, और एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। क्या कारण है, उसका कारण ये है कि सर हम क्या है 2/2 से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं। तो नीचे कितना हो जाएगा 10, और 10 का भाग देना बहुत इजी होता है। फिर 10 का भाग देना क्या होता है, बहुत इजी होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलिएगा तो अगले क्वेश्चन पर जाइएगा, आप पढ़ लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात इतने के तुल्य है। मतलब ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है 3:2 का फॉर्मेट इनमें से कौन सा है। क्या पहला है, नहीं सर 53 ये कटेगा नहीं, किसी से नहीं है। क्या दूसरा है 37 नहीं कटेगा। क्या ये है आपके पास है सर, ये 2 से कटेगा तो सही, लेकिन ये 17 और ये 26 ये नहीं है। आप इसको काटिए सर 18 से, देखिए 18 से 3 बार और 18 से 2 बार। तो बताइए ये वाला जो फॉर्मेट है वो 3:2 का ही फॉर्मेट है क्या, नहीं है। तो इसलिए आंसर क्या होगा आपके पास है, सी ऑप्शन होगा। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैं भी हर क्लास में ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ ज़्यादातर। समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीदे 4 मुक्त पाए, जैसे स्क्रीन पर। अच्छा अगर आपने एक बात महसूस करी हो ना, तो आप ये देखिए, मैंने जो पहले दिन का एनालिसिस करवाया है, यूट्यूब पर क्लासें पड़ी हुई है, 27 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। आप देख लीजिए सारे क्वेश्चन ऐसे ही थे। अगर कोई ये चाहता है ना देखना कि आप कि सर हम ये चेक करना चाहते हैं कि आपने जो पहले पढ़ाए थे ना वो क्वेश्चन सेम आए हैं कि नहीं आए, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। ये आपके पास आंसर की है, और आंसर की से आप मिला लीजिए किस तारीख को कैसा पेपर आया था। आपको पता लगेगा कि 80% क्वेश्चन तो मेरे सब
पढ़ाई हुई आए सारे के सारे ही। 80% क्वेश्चन, केवल थोड़े बहुत अलग थे तो इतना तो आपको पता है, आपको भी तो मेहनत करनी होती है। समान एमआरपी वाली एक अच्छा वो बात मैं बता रहा हूँ, 80% तो सिर्फ एक क्लास की बातें कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मेरे पढ़ाए हुए में से 80% मिले, पढ़ाए हुए में से पूरे 100% ही मिले, लेकिन 80% तो सिर्फ, जैसे मैंने 27 तारीख को क्लास ली और 28 को आपकी एग्जाम है, उसमें 80% मिले सिर्फ एक ही क्लास में से। बाकी आपको पता है वैसे तो 100% से भी ज़्यादा ही मिले हैं। 100% से ज़्यादा का मतलब है जितने आए हैं ना उससे काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, क्या करना है क्वेश्चन को देखिए, करो यार एक बार, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तु पर 6 खरीदे और 4 फ्री पाए। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको टोटल वस्तु तो नीचे लिखनी होती है। टोटल वस्तु 10 है, 10 में से फ्री कितनी आई है 4, और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो 40% आंसर आएगा। ऐसे करना होता है ऐसे क्वेश्चन को, टोटल वस्तु लिखो, कितनी फ्री लाए हो 4, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा करें आप। आइएगा, ये रहा। देखिए इतना बड़ा मैं सॉल्व करवाऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ 5 सेकंड में इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। आप जब इसे सरल करोगे तो सर 5 से ये कितनी बार कटेगा आपके पास, सर 5 से हमारे पास है 3 बार कटेगा। पहले हम इसको जूम कर लेते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि जब हमको यही क्वेश्चन करना है तो ठीक है भाई, ओके। तो देखिएगा सर, जब हम इसका ये सॉल्व करेंगे तो 5 से कितनी बार कटेगा 3 बार। अब ये 1/3 है, आपको पता है कि 1/3 है ना, तो 3 पलट के कहाँ जाएगा सर, यहाँ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। यानी सर इसको जब सरल करोगे ना तो इसका जितना भी आंसर आएगा ना उसमें 3 का भाग जरूर जाएगा। जब आप उसको 3 से गुणा करके ला रहे हो तो 3 का भाग जरूर जाएगा। और 3 का 9 का भाग देना बहुत ईजी होता है। कैसे होता है सर, 3 के भाजकता का नियम क्या होता है सर, 3 का नियम ये होता है कि हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या जैसे 1 2 3 आपको ये चेक करना है कि इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमको क्या करना होता है कि सर ये जो अंक दिखाई दे रहे हैं ना, इनके अंकों के योग में भाग देना है। अगर अंकों के योग में भाग चला गया तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। तो अंकों के योग दो तरीके से करते हो हम। कैसे कि सर एक तो टोटल कर लो 6, 6 में भाग जा रहा है मतलब पूरी संख्या में भाग जाएगा। एक ऐसे किया जाता है सर, देखो इस एक अंक में भाग जा रहा है 3 का तो इसे हटा दो, दोनों को मिला के भाग जा रहा है तो सर इसे हटा दो, मतलब सर पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। ठीक, कैसे चेक करते हैं, जैसे हमको ये ऑप्शन चेक करना है कि सर इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखिए अंकों को जोड़ेंगे सर, 3 हट जाएगा, तो भाई जिस अंक में आप दे सकते हो उसको तो हटाओ ताकि संख्या तो छोटी हो। तो फिर सर हमारे पास है 4 1 5, सर इसके अंकों का योग 5 होगा, 3 का भाग नहीं जाएगा। इसका देखो 3 3 हट जाएंगे, 4 बचेगा, इसमें भाग नहीं जाएगा। इसका देखो फर्स्ट का, सर देखिए 3 हट जाएगा और 4 2 6, सर इसमें भाग जाएगा, तो यही आंसर है। आप ये देखिए ये कितना, 3 हट जाएगा 8, ये आंसर नहीं हो सकता। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन है ना, एग्जामिनर को भी पता है कि ऐसे सॉल्व करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। और आजकल हम टाइम ही खा देते हैं स्टूडेंटों के एग्जाम में। तो इसलिए वो किस तरीके से उसकी माइंड सेट है, माइंड सेट क्या है वो अगर आप समझ लीजिए तो आपका सॉल्यूशन होगा, फिर सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे। आर्यभट्ट बनने की जरूरत नहीं होती है अपन को हर जगह पर। आइएगा क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको हमेशा ही पढ़ाते हुआ आया हूँ कि लेसे में से ये फॉर्मूला जरूर याद रखें, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर क्या होता है आपके पास, सर बराबर होता है आपके पास में से इंटू लेसे। प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर में से इंटू लेसे होता है। दो संख्याओं के में से और लेसे 18 और एक 1512, यदि इनमें से एक संख्या 126 है, अगर इनमें से एक संख्या 126 है तो दूसरी संख्या हम आराम से निकाल पाएंगे। में से कितना आपके पास है सर, में से हमारे पास 18 है, और लेसे कितना है आपके पास सर, लेसे हमारे पास 1516 है। 1512 है। आप एक काम करिएगा, इसको काटिएगा। 18 से कितनी बार कटेगा 7 बार, 7 से इसको काटिए सर, 7 से काटेंगे 7 दूनी का 14 हो जाएगा आपके पास, एक बच जाएगा, 7 एकम 7 और 7 छिक्की 42। यानी सर सेकंड संख्या का मान हमारे पास इतना आ गया। आपके पास सेकंड संख्या का मान इतना है, फर्स्ट संख्या का मान उसने खुद ने दिया है कि 126 है। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि इन्हें संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर, धनात्मक अंतर का मतलब है बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या बतानी है, बता दीजिएगा। ये 0 आएगा आपके पास है, ये 9 आएगा, 90 किस ऑप्शन में आपके पास, डी ऑप्शन में। क्लियर है ना, चलिए।
ये भी एक टपोरी सा ही क्वेश्चन है, नॉर्मल है, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं एग्जाम में। ये कक्षा 9-10 से ही पीछे पड़े रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, कुछ नहीं, सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। देखिएगा हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप, मैं थोड़ा सा इसको सॉर्ट करने की कोशिश करूँगा क्योंकि सॉल्व करेंगे अपन। दिख रहा है ना क्वेश्चन? ओके। सर ऐसे क्वेश्चनों में तरीका ये होता है, 1/2 लिखिए आप पहले तो क्या लिखिए, 1/2 और कोष्टक लगा दीजिए। अब करना क्या है कि ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है ना, इनके पहले अंक को दूसरे अंक के साथ गुणा करना है, बस आंसर खत्म है आपका। पहला अंक कौन सा है, जैसे आपके पास है पी वाला ये, इसका पहला अंक क्या है सर, पहला अंक आपके पास है 0 है, जिसको ले लो ना उसको क्रॉस कर दो, 0 है। इसका जो पहला अंक है ना, उसे दूसरे कोष्टक का दूसरा अंक लेना है, ये इसके साथ गुणा करना है। तो आप बताइए, क्रॉस को क्रॉस से, 0 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, प्लस का निशान। क्लियर है यहाँ तक? आगे समझ में आएगा अभी आपको। फिर क्या करना है, फिर सर हमको ये करना है कि दूसरे वाला P के बाद आएगा Q। पहला कोष्टक का काम हो गया, ध्यान रखिए, पहला कोष्टक का काम हो गया, दूसरे कोष्टक का काम नहीं हुआ, क्योंकि सर इसमें हमारे पास है पहली संख्या बची हुई है। तो इसकी जो पहली संख्या है, इसकी पहली संख्या को दूसरे कोष्टक के दूसरी संख्या के साथ जा करके गुणा करेंगे। तो 6 को 3 के साथ गुणा करेंगे, कितना आएगा हमारे पास, 18 आएगा, प्लस का आ जाएगा निशान। इसका खेल खत्म। यानी सर अभी तक हमने 2 कोष्टक सरल कर लिए और 2 बार लिख दिया है। क्या मुझे बताओ कोई समस्या? 2 कोष्टक हमने सरल कर लिए, तीसरे कोष्टक पे चलेंगे? बिल्कुल सर। तीसरे कोष्टक ये आर पे है, तो इसकी पहली संख्या, सर इसकी पहली संख्या को इसकी दूसरी संख्या के साथ गुणा करना है। 8 7 कितना होता है आपके पास है, 56 होता है। आराम से पढ़ो। आप बताओ कितने कोष्टक खत्म, 3 कोष्टक खत्म। अब लास्ट स्टेप बचती। अब आप ये बताइए, इसका पहला कितना आपके पास है, 4 है, इसका लास्ट कितना आपके पास है, 16 है, और ये आपको हो गया खेला। ये हो गया आपके पास है फर्स्ट का सॉल्यूशन, तो ये हो गया। आगे लगेगा फिर से प्लस का निशान। बताओ क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत रही क्या? हमने क्या किया सर, कितनी बार माना है, 1 2 3 4, 5 कोष्टक है लेकिन अंतराल इनके 4 बने हैं, 5 कोष्टक लेकिन अंतराल कितने बने हैं, 4, इसलिए। अब क्या करना है, अब पहले हमने क्या किया था सर, पहली पहली संख्या उठा करके ये मान लाए थे, अब दूसरी संख्या उठा करके मान लाने हैं। दूसरी संख्या कैसे लानी है? सर अब देखिएगा, इस कोष्टक की हम शुरुआत करेंगे, इसकी दूसरी संख्या ये रही सर हमारे पास, अब रेड पेन से लिखेंगे हम। तो इसकी दूसरी इसकी पहली के साथ आएगी भाई। भाई वहां से दूसरा ले रहे हो तो इसकी पहली ले लो, इसकी पहली कौन सी ले लो, इसकी पहली ये ले लो। तो आपको तो पता ही है, तो 0 ही आएगा, फर्क ही क्या पड़ जाएगा इससे, ठीक है। अब दूसरे की दूसरी आप ये ले लो, भाई दूसरा कोष्टक ये रहा, दूसरे की दूसरी तो पहले की पहली, यानी कि हम ये कह सकते हैं ये मिलान होगा, तो ये भी 0 ही हो जाएगा। अच्छी बात है भाई, 0 हो जाएगा। कितनी बार ले ली, कितने कोष्टक ले लिए आपने? 2 कोष्टक ले लिए सर। पहले का तो काम खत्म है, दोनों संख्या उसकी खत्म है। दूसरे कोष्टक की दोनों संख्या खत्म है, तीसरे कोष्टक पे आ जाइएगा आप। अब हमको क्या करना है सर, इसकी जो संख्या है ना, हमको इसकी पहली लेनी है, और पहली के साथ में क्या लेना, देखो इसकी पहली के साथ इसका पहला ले लिया। सर इसकी पहली लेनी है, 1 मिनट यार, कहीं गलती तो नहीं कर रहे अपन। इसकी पहली ले लेनी, लेकिन इसकी दूसरी लेनी है, तो कितना हो जाएगा आपके पास सर, 12 हो जाएगा, ठीक है ना? बिल्कुल सही है। सर इसकी बाद क्या करना है, सर इसके बाद हमको ये करना है, इसकी पहली लेकिन इसकी दूसरी, ये भी सर हमारे पास 0 हो गया। और ये लीजिएगा, एक बार हम इसे चेक जरूर करेंगे। आप एक बार थोड़ा सा एक बार चेक जरूर करोगे, क्योंकि अगर गलती हुई तो फिर बेकार रहेगा। ठीक है, करोगे चेक आप? बिल्कुल करना चाहिए सर। कितने अंतराल हो गए, 1 2 3 4। किया क्या है सर, हमने कुछ नहीं किया, सेकंड वाले के स्टेप में दूसरा लिया, फर्स्ट कोष्टक का दूसरा, और इसका फर्स्ट लिया, तो 0 आ गया। इसके बाद इसका दूसरा, तो इसका फर्स्ट लिया, तो 0 आ गया, क्योंकि 1 0 था। इसके बाद आप चाहे तो ये कह सकते हो, इसका दूसरा और इसका फर्स्ट, सर 12 आ गया, ठीक है। इसका दूसरा और इसका फर्स्ट 0 आ गया, बिल्कुल सही किया हमने क्वेश्चन को। तो सर 1/2 तो है ही है आपके पास, गुणा का निशान लगा लेते हैं हम, एक ही क्वेश्चन कर देंगे। इनको जोड़ा जाड़ी कर लीजिएगा आप। सारी संख्याओं को कितना हो जाएगा सर, सारी संख्या को हम जोड़ा जाड़ी करेंगे तो कोई माइनस की संख्या नहीं है क्या यार इसमें? मुझे तो ये लग रहा था कि आप सॉरी यार, मैंने ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें है ना यहाँ माइनस चलता है, मैं जब भी समझ रहा कि माइनस की संख्या के देख चलिए।
अब क्या करना है आपको, इन सबको जोड़ जाड़ के 12 घटाना है। एक तरीका तो ये है कि सर हम पहले ही घटा देते हैं, 16 में से 12 तो 4 ये बच जाएगा, 4 इसके साथ करेंगे तो सर ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 में कितना जोड़ोगे आप, 18, तो कितना हो जाएगा 70, 78। क्लियर है क्या? फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा सर, 3 9 39 बार। किस ऑप्शन में आपके पास, सर सी ऑप्शन में। ऐसे करना है क्वेश्चन को। आप तसल्ली से जो मैंने बातें बोली है ना, उनको आराम से एक बार समझना आपकी क्या कहा है। एक बार फिर से सुनिएगा। पहला जो कोष्टक है, इसका पहला अंक दूसरे के साथ जाके मिलता है, फिर इसका पहला अंक दूसरे के साथ जाके मिलता है, फिर इसका जो भी पहला लोगे वो दूसरे के साथ, पहला लोगे वो दूसरे के साथ, और फिर जब वहां से दूसरा उठाते हो पहले कोष्टक से, तो अगले के फर्स्ट के साथ दूसरा फर्स्ट, दूसरे फर्स्ट, यानी फर्स्ट सेकंड ऐसे एक दूसरे के साथ मिलान होके मल्टीप्लाई होते हैं। एक से 2 बार आप खुद बना के देखिएगा इस क्वेश्चन को। मैं ये कहूँगा आपको कब समझ में आएगा, आपने एक बार ये मेरे से समझ लिया, यही क्वेश्चन डिट्टो आप 2 से 3 से 4 बार बनाओ, फिर आपको बैठेगा कि ये क्वेश्चन कैसे किया है। ये क्वेश्चन तो इजी है यार, इसको तुम मेरे हिसाब से आप कर लोगे। बहुलक किसे कहते हैं सर, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है उसे हम बहुलक कहते हैं। अब ये थोड़ी है कि यहाँ चेक करेंगे हम, ऑप्शन से देख लेंगे कौन सी संख्या कितनी बार है। सबसे पहले 87 देखेंगे। देखो 87 कितनी बार है, यहाँ से देखो आप। सर 87 की अगर हम बात करें, अरे वाह मेरे दोस्त, 87 तो सर से 0 बार है ही नहीं है इसमें। 84 देखो, देखो सर यहाँ से लिखते जाओ, 84 कितनी बार है, एक बार सर, सिर्फ और सिर्फ एक बार है। 83 देखो सर, 83 की बात करें ना, तो 83 आपके पास है एक, यार क्या बात है, एक ही बार है। 85, 85 एक, दो, यही आंसर है वैसे, अगर नहीं भी हो ना तो 3, और ये 4, और भी बार हुआ तो भी हमको घबराने की जरूरत नहीं है, तो ये आंसर करेक्ट आंसर 4 बार है। बहुलक किसे कहते हैं सर, बहुलक हम उसे कहते हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, वो हमारा बहुलक कहलाता है। ठीक है भाई, चलिएगा। ये क्वेश्चन है आपके पास, बहुत सा इजी सा क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है आपके पास। एक धातु की छड़ को 3 भागों में बी सी में विभाजित किया गया, ए बी की लंबाई का अनुपात इतना है, यानी सर इसने ये दिया है ए अनुपात बी, ए अनुपात बी बराबर कितना आपके पास है सर, 9 अनुपात 20 है। और यहाँ बी अनुपात सी लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, जबकि इसने क्या दिया है सर, सी और बी की लंबाई का अनुपात 5:11 है, तो आप उसको उल्टा लिखो, क्योंकि सी पहले है ना, सी का मान 5 है, जबकि हमने इसको बाद में लिखा है, तो 5 को बाद में लिखेंगे और 11 को पहले लिखेंगे। ये तो जानते ही होंगे ना आप, ए बी और ये बी सी है आपके पास है, तो सर यहाँ सी और बी लिखा है, तो इसका मतलब सी का मान 5 है, तो सी हमने बाद में लिखा है तो बाद में लिखेंगे। अभी क्या करना है सर, कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। निकालते कैसे, ए अनुपात बी, 9 अनुपात 20 लिखोगे आप। भाई यहाँ से आप ए बी सी का रेशियो निकालोगे, आप ये बताओ, ये ए है, ये बी है, सी है। सबसे पहले क्या करोगे सर, 9 अनुपात 20 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे सर, हम 11 अनुपात 5 लिखेंगे। क्या नहीं पता आपको कि हम क्या करते हैं सर, जो जगह खाली होती है वहाँ पड़ोस की संख्या बढ़ते हैं, जो जगह संख्या होती है वहाँ पड़ोस की संख्या बढ़ता है। इस लाइन का गुणा 99, इसका गुणा 220, इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा 100, सब जानते हो। अब इसने ये कहा है कि ए और सी की लंबाइयों के बीच 10 का डिफरेंस है। आप ये बताइए टोटल इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितने का, 1 यूनिट का। यानी सर 1 यूनिट का मान कितना है आपके पास सर, 1 यूनिट का मान हमारे पास है 10 है। अब पता है ना, दी गई राशि बट्टे में यूनिट, जिसका मान निकालते हैं उससे गुणा करते हैं। आपको मान किसका निकालना है, दांतों की छड़ की टोटल लंबाई कितनी है, तो टोटल लंबाई देख लीजिए आप, कितना हो रहा है 320 और 99, 419। सर 419 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 10 एक जीरो चिपका दो, सी ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन था। आइएगा, यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या का 80% कितना होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या के 20% में, किसी संख्या के 20% में 90 जोड़ दिया जाए तो वही प्राप्त हो जाता है, मतलब पूरा 100% प्राप्त हो जाता है। पूरा कितना प्राप्त हो जाता है, 100%। किसी संख्या के 20% में 90 जोड़ दिया जाए तो वही प्राप्त हो जाता है, मतलब पूरा 100% प्राप्त हो जाता है। आप ये बताइएगा कि यहाँ पर आपने कितना जोड़ा होगा, तो आप ये कहोगे सर जब हमने 20% यहाँ जोड़ दिया तो यहाँ हमने 80% जोड़ा होगा, यानी 80% का मान 90, और आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि वापस से 80% का ही मान पूछ लिया है। अगर 70% का मान पूछ लेता तो 80 का मान 90 है, तो 70 का मान कितना है, ये स्टेप आपको सॉल्व करनी होती। लेकिन आप स्टेप क्यों सॉल्व करेंगे, 80% का मान ऑलरेडी 90 ही है आपके पास।
आइएगा, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। अच्छा, इसमें स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत आती है यार, पता नहीं क्यों आती है। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका, जैसे जैसे क्वेश्चन निकाले ना, आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ मत लगाओ दिमाग, जैसे क्या रखा ना आप उसी हिसाब से सॉल्व करते जाओ बस। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की मशीन, सर एक वॉशिंग मशीन है हमारे पास और एक हमारे पास में क्या है, टीवी है, ठीक। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। 40% कम है तो 40% की भिन्न तो आप बना ही सकते हो भाई। 40% सर हम जानते हैं 2/5 होती है। अगर टीवी की कीमत 5 है तो सर इसकी कीमत है ना, इससे 2/5 कम है, यानी कि हम ये कह सकते हैं इसकी कीमत कितनी है आपके पास है, 3। अगर ऐसे समझ नहीं है तो ऐसे मान लो कि इसकी कीमत 100 है तो 40% कम है तो 60 है। आप काटोगे ना 20 से तो 5 बार, 20 से 3 बार, ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैंने भी ये लिखा 3 5, जो कि 3 5 आ गया। आगे चलो आप क्वेश्चन पे। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में तो 52% की वृद्धि, केवल वृद्धि लिखनी है आपको, केवल वृद्धि। कितने की वृद्धि है सर, इसमें वृद्धि है 52% की, केवल वृद्धि लिखनी है। और सर टीवी की कीमत में 76% की कमी है तो 76% लिखना है, ओनली फॉर, ठीक है। ओनली फॉर कितना लिखना है आपको, 76 लिखना है। एक मिनट यार, इसको थोड़ा सा आप इस साइड लिख लेते तो ठीक रहता है। एक मिनट यहाँ से देखते हैं, ठीक है मैम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 है ये 3 है, जैसे क्वेश्चन का मैंने सेम डिट्टो लिखा है। आगे चलिएगा। तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत कितनी है, यानी वॉशिंग मशीन कितनी लेनी है आपको, 5 लेनी है। आपके पास ये तो इनका मूल्य था। देखिए वॉशिंग मशीन है कितनी है आपके पास, सर हमारे पास है 5 है। और टीवी कितनी है आपके पास, सर टीवी हमारे पास है 2 है। भाई यही तो है ना आपके पास, वो कह रहा है कि 5 वॉशिंग मशीन है और 2 टीवी की कुल कीमत में कितने % का परिवर्तन होगा। हम एक काम करते हैं। क्या है यार, खांसी सी चल रही है। चलिएगा, तो लास्ट में आपसे परिवर्तन पूछा है, देखते हैं। आप एक काम करिए, इनका रेशियो ज़रूर ले लीजिएगा। जैसे क्या कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है आपके पास है, तो ये वॉशिंग मशीन है, ये टीवी है, तो आप यहाँ इनका टोटल लिख दीजिए। टोटल कितना है आपके पास, सर यहाँ से 3 वस्तुएं बची हुई है, यहाँ से 2 वस्तुएं बची हुई है, टोटल वस्तुएं कितनी है आपके पास, हम 5 है, ठीक है। हम ये मानते हैं कि इनमें क्या परिवर्तन हुआ, सर एक्स परिवर्तन हुआ। वो यही तो चाहता है, कुल परिवर्तन कितना, कितना प्रतिशत है। हम ये मान लेते हैं सर कुल परिवर्तन हमारे पास में x% है, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको इससे गुणा करिए, 3 दूनी का 6, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में 15। वो भी किसका आएगा, प्लस का। ये माइनस का निशान है आपके पास तो माइनस का आएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी का 12, हासिल की 1 लग जाएगी आपके पास में, 14 और 1 15, बराबर का निशान। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 5x हो जाएगा। परसेंटेज हटा दिया हमने सारे। सर जैसे ही हम इसमें से ये घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास है 4, 4 और कितना 5x। तो एक काम करिए, 5 से काट दीजिए, कितना आएगा 0.8। बस यही आपका आंसर है। देखो कितना ईजी हो गया ऐसे क्वेश्चन, बस ये इतना सा था, बाकी कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। आराम से पढ़ लीजिए, सोल्व कर लीजिए आप। आ जाइएगा अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन मैं काफ़ी बार सोल्व करवाता हूँ, अगर आपको पता होता हूँ। क्या है क्वेश्चन आपके पास है, एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य। चलिएगा करिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये आपके पास है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रखा है कि मान लीजिए आपको ये दे रखा है 2a बराबर 3b है, और मैं आपसे कहूँ कि मुझे आप ये बताओ इसमें a और b का मान कितना है। तो आप क्या कहोगे, सर a का मान कितना है आपके पास है 3 है, और b का मान कितना है 2 है। क्योंकि हम इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि जो सामने लिखा हुआ रहता है वो उसका मान कहलाता है, ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन है। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। आप इस लाइन आप इस लाइन को थोड़ा अच्छी तरीके से जमाइएगा। इसने ये कहा कि 120, चलिए इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन तो दिख ही रहा है आपको, दिख रहा है ना। इसने कहा 120 आमों का विक्रय मूल्य, तो इस लाइन को आप ऐसे लिखो, 120 आमों का विक्रय मूल्य, जिसे हम सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं ना, बराबर है आपके पास है 150 आमों का
क्रेमुल यानी सीपी। अब मुझे यहाँ पे ये बताइए, सामने वाला अगर मान होता है तो एसपी का मान कितना है, 150 है, सीपी का मान कितना आपके पास है, 120 है। अगर आपके पास क्रेमुल विक्रमुल है तो क्वेश्चन कितना इजी हो गया कि कोई वस्तु आपने कितने में खरीदी, 120 में, कितने में बेची आपने, 150 में। सिंपल सी बात है, कितने का लाभ है सर, लाभ है हमको यहाँ से 30 का। क्वेश्चन ये चाहता है कि आप इसको परसेंटेज में बताओ, तो परसेंटेज में प्रॉफिट कैसे बताओगे सर, 30 बट्टे में क्रेमुल और मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, 100 से। कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो इस तरीके से 25% आएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में देखने को मिलेगा। ऐसे करना क्वेश्चनों को सोल्व, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा आप। इजी सा क्वेश्चन है, समय और कार्य का जो मैंने आपको तरीका बताया था उसी तरीके से आप बनाने की कोशिश करिएगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं सर ए और बी मिलकर के किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को 12 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। तो ए अकेला उस काम के दुगने कार्य को कितने समय में करेगा, आप ये बताइए। सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, एलसीएम लेते हैं ताकि टोटल कार्य आ सके। कितना आएगा, 12। मैंने कहा ना बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग एलसीएम आता है। तो इसका भाग कितनी बार, 2 बार, इसका भाग कितनी बार, 1 बार। यानी हम ये कह सकते हैं सर, यहाँ से अगर हम ए की एफिशिएंसी निकालें तो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी हमारे पास सर, 1 आ जाएगी। अब इस एफिशिएंसी से ए की एफिशिएंसी कितनी आपके पास है, 1 है। इस एफिशिएंसी से इस पर कितना काम करवाना है सर, इस पर ए अकेला उस काम का दुगना, यानी कि सर इससे डबल काम। इससे डबल काम कितना सर, 24 काम करवाना है। आपको कितना काम करवाना है सर, हमको 24 काम करवाना है। और ए एक दिन में एक ही काम कर सकता है। तो समय पूछा, समय बराबर कार्य बटे एफिशिएंसी, तो 24 दिन। क्लियर है ना आपके पास। चलिए अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा। ये भी जी सही क्वेश्चन है आपके पास में, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है। नीला ड्रम याद आ गया, ठीक है ना मुझे। तो कुछ नहीं करना सर, आप एक काम करिएगा, एक बर्तन का यहाँ तो लिख लीजिए टोटल, यहाँ तो लिख लीजिएगा आप टोटल यानी कि कुल, और यहाँ लिख लीजिएगा आप शेष, जो भी भाग बचता है ना उसको आप यहाँ लिखते जाइए। तो आप ये बताइए इस राशि को कैसे बढ़ोगे। जैसे 2/5 है, इसमें ये 5 क्या कहलाएगा सर, 5 आपके पास है टोटल राशि है। 5 में से 2 तो नीला हिस्सा है भाई, 5 में से 2 वाला जो हिस्सा है वो तो नीला है। अब बाकी का 3 हिस्सा और बच गया, बाकी का 3 हिस्सा हमको नहीं पता कौन से कलर का है, तो हमने बाकी का शेष हिस्सा यहाँ लिख दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। शेष बर्तन का 1/3 भाग, 1/3 भाग का मतलब कितना होता है, इतना। यानी टोटल भाग कितना आपके पास है, 3 है। 3 में से जो पहला हिस्सा है वह तो काले से भरा हुआ है, और बाकी का जो 2 है पता नहीं कौन से कलर से भरा हुआ, अभी तक तो कोई हमको पता चला नहीं है। शेष बर्तन का 5/6, 6 में से, यानी इसको हम क्या पढ़ते हैं, टोटल बचते पढ़ते हैं। 5वां हिस्सा तो पीला है, मतलब सर एक हिस्सा और बचा हुआ है। अब शेष 4.2 लीटर सफ़ेद है, मतलब ये सफ़ेद वाला था द्रव, ध्यान रखिएगा। तो सर कुछ नहीं करना, आप इनका रेशियो निकाल लीजिए। 3 से आपके पास 3 कट जाएगा, इससे कितनी बार, 3 बार। इस लाइन का गुणा 15, इस लाइन का गुणा 1। तो ये जो आपके पास आया है ना, ये पूरा मान यूनिट में आया है आपके पास। यानी हम ये कह सकते हैं सर, शेष जो कलर था ना उसका मान 1 यूनिट है। देखिए वो कह रहा है कि शेष का मान आपके पास में 4.2 लीटर है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सर 1 यूनिट का मान 4.2 है। तो आपसे पूछेंगे आपको टोटल धारिता, टोटल धारिता कितनी है, 15 है। 15 का आपको मान बताना है। 15 दूनी का 30, दशमलव लग जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 63। किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। सिंपल था ना क्वेश्चन आपके पास। चलिए आइएगा, ये रहा क्वेश्चन। एक वस्तु 8,900 रुपये में खरीदी गई, इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया। इसके बाद इसे अंकित मूल्य पर 5% छूट की गई। इस सौदे में लाभ परसेंट कितना है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें आपको ये जो क्रय मूल्य दे रखा है इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि आप क्वेश्चन को ऐसे करिएगा। ये सीपी है, ये एसपी है। सीपी और एसपी का रेशो लिख लीजिएगा आप। इसका मूल्य 40% अधिक अंकित किया गया। तो आप ये बताइए 40% अधिक अंकित किया गया मतलब सर 100 का मान है, कितना अंकित किया गया, 140। आप इसको काटोगे तो ये 5 बार
और ये 7 बार किससे काटा 20 से। ऐसे नहीं करना चाहते हो फ्रैक्शन बना लो। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है 2/5, यानी कि सर 5 रुपये की वस्तु को 7 रुपये में बेचा गया, यहाँ से आप ऐसे लिखोगे। इसके बाद इसके अंकित मूल्य पर 5% का डिस्काउंट है। 5% का डिस्काउंट है, फ्रैक्शन कितनी होती है सर 1/20, यानी हम ये कह सकते हैं सर 20 रुपये की वस्तु को कितने में बेचा उसने 19 में बेचा है, ठीक है। इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा 100, इसका कितना हो जाएगा 133। तो 100 रुपये की वस्तु को 133 में बेचा गया, सिंपल सी बात है 33% का लाभ है, बस सीधे ही आ गया, ठीक है ना। बहुत इजी था क्वेश्चन, सीपी और एसपी का रेशियो लेना था बस आपको। आइएगा ये क्वेश्चन है आपके पास है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी टाइप का ही है। चलिए छोटा कर लेते हैं अपन इसको। आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु P है, यदि PA बराबर 98 है, PB बराबर इतना है, PC बराबर इतना, तो PD की लंबाई कितनी होगी। ये आपके पास में कोई एक आयत है, हमने एक आयत बना लिया ये इस तरीके से। ये क्या बना लिया हमने, एक आयत बना लिया, ठीक है भाई। इसमें एक विकर्ण तो ये है और एक विकर्ण ये है, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि दोनों विकर्णों की लंबाई इसमें बराबर होगी, दोनों विकर्णों की लंबाई क्या होगी बराबर। तो इसने ये कह रखा है कि PA बराबर 98, PB बराबर 91, कहने का मतलब ये है ये 98 है और ये कितना आपके पास है 91 है। सही लिखा है क्या अपन ने, ABCD लिख लो, ABC और D। इसने ये कहा है सर, और ये बिंदु क्या है हमारे पास सर, ये हमारे पास है एक बिंदु है P है। सबसे पहले इसने कहा कि PA 98 है, ओके। PB यानी कि P के बाद B, यानी कि ये वाला है 91, P के बाद सीधा इधर ले आया, ये कहाँ ले आया इधर ले आया, ठीक है। PC ये रहा, ये 21 है आपके पास। तो आपको बताना है कि PD कितना है, यानी कि इसका मान हमको बताना नहीं पता सर, हम x मान लेते हैं। देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है ना, वो क्या कॉन्सेप्ट लगता है, इसमें कॉन्सेप्ट ये लगता है ये आपके पास है, इसका वर्क करिए आप 98 का प्लस का निशान, अब आप इस 21 का वर्क करिएगा, बराबर का निशान, अब आप करिए इस 91 का वर्क, बराबर करिए आप x का वर्ग। बस ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है इसमें, जो कॉन्सेप्ट चलता है ना वो ये चलता है। यानी कि क्या कॉन्सेप्ट है आपके पास सर, कॉन्सेप्ट ये है आपके पास है AP का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर है आपके पास PB का स्क्वायर प्लस है PD का स्क्वायर। बस सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप इसका पक्षांतरण करके इधर ला सकते हो, नहीं लाना चाहते हो तो आप एक काम करिए, इसमें डिजिटल सम लगा दीजिए। डिजिटल सम कैसे लगता है सर, देखिए इसके अंकों का योग 9 हो जाएगा, ये तो हट जाएगा, 8 इंटू 8 का वर्ग कितना होता है 64, और 64 का डिजिटल सम कितना होता है 1, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1 प्लस का निशान। आप ये बताइए ये कितना हो जाएगा 3, और 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो सर डिजिटल सम 10 हो जाएगा। आप ये बताइए ये कितना हो जाएगा सर, 9 तो हट जाएगा 1 का वर्ग 1 प्लस का निशान। अब सर यहाँ पर हम क्या लिखें, यहाँ पर हम क्या लिखें कि इधर आपके पास है 10 है, तो बराबर में आपके पास में 10 ही आ जाए। तो देखिए हम इसको लिखते हैं, इसका कितना हो रहा है आपके पास 10, तो 1 का उसका रहा, देखिए इसका डिजिटल सम 1 है, इसका डिजिटल सम कितना आपके पास है 11, 11 को जोड़ोगे 2, इसका डिजिटल सम कितना आपके पास है 6, इसका कितना है 5। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, नहीं होगा आपके पास, गलत है। आप एक काम करिए 6 रखिए, 6 का कितना हो जाएगा आपके पास 36, और 36 का डिजिटल सम कितना होता है 9, तो देखिए 10 10 के बराबर हो गया ना, तो बिल्कुल सर हमारे पास बी ऑप्शन है। आप चाहे बेसिक से कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इनके वर्ग के बराबर आपके पास इनका वर्ग होना चाहिए। चलिएगा, ये थोड़ा सा मैं स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी खांसी टाइप की उठ रही है, मैं चाह रहा हूँ एक बार पूरे क्वेश्चन करवा दूँ आपको, इसीलिए मैं स्लो मोशन में बोल रहा हूँ। बाकी अगला जो चैप्टर्स रहेगा, जो टाइप ना इसका जो बी पार्ट रहेगा, उसको थोड़ा अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे, क्योंकि दवाई गोली वगैरह लेकर के पहले इस गले को ठीक करते हैं अपन। एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5वें भाग के बराबर है। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना, अरे भाई वक्र पृष्ठ इसका 2/5वां भाग है। किसका 2/5वां भाग है सर, ये जो 542 दे रखा है ना,
इसका 2/5वां भाग है, तो बस 2/5वां भाग निकाल दीजिए। कैसे निकालोगे? पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4, 8 और 10। मैंने ये कहा 5 का भाग देना कितना ईजी होता है, ऊपर संख्या को डबल कर दो। तो आप ये कह सकते हैं इसका डबल ये रहा, इसका डबल ये रहा, इसका डबल ये रहा, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। किस ऑप्शन में आपके पास? सर हमारे पास इस ऑप्शन में। बहुत इजीली तरीके से आंसर आ गया आपके पास। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये आपके पास है लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल था, इसका आपको 2/5 निकालना था बस। क्वेश्चन को एक से 2 बार पढ़ो, फिर सॉल्यूशन पढ़ोगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके पास है किसका क्वेश्चन है, सरल चक्रवृद्धि ब्याज का। 6800 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना मिश्र धन मिलेगा। तो करना क्या है सर, ये जो 15% है ना, इसकी फ्रैक्शन बनाओ। कितने होते हैं आपके पास? 3/20 होती है। पता है ना, रेशियो वाले मेथड से हम चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं? सर इस तरीके से करता है, कोई राशि पहले 20 थी, तो 20 से कितनी हो गई आपके पास? 23। 2 साल है तो 2 बार लिखोगे। 20 से कितनी हो गई आपके पास? है 23। यानी सर ये हमारे पास 400 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? है 529 हो जाएगा। ठीक है, यानी सर इसका मान तो हमको दिया है, और इसका मान सर हमको निकालना। तो दी गई राशि बटे यूनिट जिसका मान निकालते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। दी गई राशि कितनी है हमारे पास? है सर 6800 है, और बट्टे में कितना आएगा? 400। मल्टीप्लाई किससे करना है सर? 529 से। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 17 बार खत्म। 17 से काट दीजिए। 17 नंबर कितना होता है? 153 असल की 15। 17 दूनी का 34, कितना हो जाएगा? 9। और ये 8 9। किस ऑप्शन में? सर सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। क्लियर है? नॉर्मल ही था, ऐसे घबराइएगा मत कि सर तबीयत खराब है, ज़्यादा स्पीड है, कोई स्पीड नहीं। ये आपके पास है किसका? सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ये त्रिभुज का निशान, यहाँ आप एक्स भी मान सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। करना क्या है, क्वेश्चन को देखिए, हम जूम करके थोड़ा इसी में बनाने की कोशिश करते हैं। सर ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक, लेकिन और ये वाला पहले सरल होगा। चलो इसकी वजह आप किसको देखो, आप इसको देखो। 5 से काट दीजिए 4 बार, और 5 से काट दीजिए 0.11 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 0.11 बार कटेगा। ये तो मल्टीप्लाई में, इसको तो आप सेपरेट रहने दीजिएगा। और ये वाली जो संख्या है इसका आप क्या लीजिए? एलसीएम लीजिएगा। और इसके नीचे बट्टे में क्या है? कुछ नहीं है, तो एक मान लो आप। भाई ये तो इसके साथ गुणा है ना, और वो अलग है आपके पास संख्या। तो सर हम एक काम करते हैं, इसका पूरे का एलसीएम ले लेते हैं। और एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? सर एलसीएम 4 आ जाएगा। क्या आप मेरी बात से थोड़ा सा सहमत हो? कैसे सहमत हो? पहला पद ये रहा आपके पास। तो सर एक का भाग जब हम 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? सर 4 बार जाएगा। तो 8.8 और एक्स आ जाएगा। हमने इसकी जगह पर एक्स लिख दिया। ठीक है, आगे प्लस का निशान है, ये रहा। आप बताइए 4 का भाग एक बार जाएगा, तो ये पूरी संख्या तो एक ही है। तो सर ये पॉइंट आपके पास 99 रहेगा आपके पास। आगे माइनस का निशान आएगा। 4 का भाग एक बार जाएगा, तो सर ये पॉइंट 11 ऐसे कैसे ही रहेगा। और बराबर का निशान पॉइंट कितना आपके पास है? 99/1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद। सर हम ये कह सकते हैं, ये तो 8.8 एक्स, और ये कितना बचेगा आपके पास? सर प्लस का बचेगा 8.8, बराबर का निशान 4 इसके साथ गुणा होगा। 9 चौक 36 39, और कितने अंक छोड़ के? 2 अंक छोड़ के दशमलव। ये इधर जाते किसका हो जाएगा? सर माइनस का हो जाएगा। ये 0.88 है। ये कितना है? ये 0.88। ये कितना आपके पास? 0.88। अब हम एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान आएगा कैसे? सर इसमें से पहले तो ये कम करिए, और 8.8 का आपको क्या देना है? भाग देना है। तो जैसे ही हम इसमें से ये घटेंगे, कम करेंगे, तो कितना बचेगा आपके पास? सर ये बच जाएगा हमारे पास 8 और 0, और ये पॉइंट। और यहाँ पर कितना बचना चाहिए? सर 3 पॉइंट इतना बच रहा है। जैसे ही आप पॉइंट हटाते हो, पॉइंट से आप पॉइंट हटा दो, तो नीचे कितनी जीरो बढ़ जाएगी? 1 जीरो। यानी सर 8 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 3 बार। पहला अंक 3 आएगा, और 3 से सिर्फ एक ही ऑप्शन है आपके पास है, देखिए 0.35 है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, आप कंप्लीट भाग दे लीजिएगा कि सर हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0.35 आएगा। ठीक है। तो ये थे आपके पास है टोटल 25 क्वेश्चन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझने में, कुछ लास्ट के क्वेश्चनों में प्रॉब्लम्स रही होगी, लेकिन अगले क्वेश्चन में हम थोड़ा सा तबीयत को ठीक करके और फिर आपको अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। ये आपके पास है शिफ्ट फर्स्ट थी। अगली जो क्लास होगी इसकी शिफ्ट सेकंड के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप सभी को ऑल द बेस्ट।